सोचिए कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं और उसमें लिखा है कि ठीक 90 मिनट बाद एक पूरे देश की सभ्यता को हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। मतलब मिसाइलें लोड हो चुकी हैं। हाँ, और राडार एकदम लॉक है। ऐसा लग रहा था कि सब लोग बस अपनी सांसें रोके हुए हैं और तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुन रहे हैं। बिल्कुल। पिछले 6 हफ्तों से अमेरिका और इजराइल की बमबारी तो चल ही रही थी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत भी हो चुकी थी। सही कहा। और फिर उस 90 मिनट के अल्टीमेटम के ठीक 89वें मिनट में अचानक सब कुछ रुक जाता है। एकदम ऐतिहासिक सीज फायर यानी युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इस महायुद्ध को रोकने वाला कोई पश्चिमी सुपर पावर नहीं था, वो पाकिस्तान था। बिल्कुल पाकिस्तान था। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मकसद यही है कि हम इस पूरी घटना की गहराई में जाएं। हम अल जजीरा, ISW, CNN और ईरान इंटरनेशनल जैसे स्रोतों को खंगालेंगे। हाँ, और साथ ही द टाइम्स ऑफ इंडिया और रोजा एंड रूबिनी एसोसिएट्स की जो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट्स हैं, हम उनका भी सहारा लेंगे ताकि हम समझ सकें कि इस अचानक हुए सीज फायर के पीछे असल में कौन सी कूटनीति चल रही है और ईरान का अंदरूनी नेतृत्व आखिर किसके हाथ में है और इस सब का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो रहा है। और देखिए, चर्चा शुरू करने से पहले ये साफ कर दूं कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्ष की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो भी खुफिया और समाचार रिपोर्ट मौजूद हैं, हम बस निष्पक्ष रूप से उनके तथ्यों को सामने रखेंगे। तो चलिए वापस उसी अल्टीमेटम पर चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान को खत्म करने की धमकी दी तो पाकिस्तान ने बीच बचाव किया जी। पर क्या पाकिस्तान सिर्फ एक डाकिया था? मतलब क्या वो सिर्फ संदेश इधर से उधर कर रहा था या उसने वाकई इस पूरी बातचीत का ढांचा तय किया था? देखिए, पहली नजर में भले ही ऐसा लगे पर असल में ऐसा था नहीं। अल जजीरा और ISW की रिपोर्ट साफ बताती हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ संदेश नहीं पहुंचाए। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने इस पूरी बातचीत की टाइमिंग और प्रस्तावों के क्रम को खुद डिजाइन किया था। अमेरिका का जो 15 पॉइंट वाला प्रस्ताव था ना, जिसमें फोर्डो और नातांज जैसी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बंद करने की बात थी, एकदम सही। और अगले 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने की शर्त भी शामिल थी। ये ईरान के लिए बहुत बड़ा समझौता था। और इसके जवाब में ईरान ने अपना 10 पॉइंट का काउंटर ऑफर सामने रख दिया कि पहले हमारे ऊपर लगे सारे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं और अमेरिकी सेनाओं की वापसी हो। पर यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान ने ये सब अकेले नहीं किया। तो और कौन था साथ में? उन्होंने सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के साथ मिलकर एक क्वाड्रिलैटरल मैकेनिज्म यानी 4 देशों का मंच तैयार किया। इस मंच ने इस पूरी कूटनीति में एक बहुत बड़ी विश्वसनीयता जोड़ दी। क्योंकि असीम मुनीर के ट्रंप के साथ पुराने रिश्ते भी तो हैं। बिल्कुल। आपको 2021 का काबुल एबे गेट हमला याद होगा, उसके मास्टरमाइंड को पकड़वाने में जो मदद मिली। और फिर 2025 में भारत पाकिस्तान तनाव के समय भी इनके अच्छे रिश्ते काम आए थे। तो इसी भरोसे का इस्तेमाल करके ये सीजफायर मुमकिन हो पाया। अब एक तरफ तो इस्लामाबाद में ये शांति वार्ता चल रही है जी, पर सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि ईरान की तरफ से आखिर टेबल पर बैठकर फैसले ले कौन रहा है। अली खामेनी के बेटे मोजतबा तो दुनिया के सामने ही नहीं आए हैं। यही तो सबसे बड़ा सस्पेंस है। द टाइम्स ऑफ इंडिया और CNN की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि मोजतबा खामेनी कोम शहर में है और उन्हें बहुत गंभीर चोटें आई हैं। और कुछ रिपोर्ट्स तो उन्हें कोमा में बता रही हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। अरे बाप रे। पर अगर इंटेलिजेंस कह रही है कि वो फैसले लेने की हालत में नहीं है तो फिर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं कि उनकी मोजतबा के साथ 2.5 घंटे की मीटिंग हुई है? देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये तो बिल्कुल वो विज़र्ड ऑफ ऑज वाली बात हो गई। क्या ये सब कोई भ्रम है? बिल्कुल भ्रम ही है। असल में सत्ता मोजतबा या राष्ट्रपति के पास है ही नहीं। असली ताकत IRGC के मेजर जनरल अहमद वाहिदी और संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबोफ के हाथों में है। तो मतलब ये दोनों देश चला रहे हैं? हाँ, वाहिदी ने एक मिलिट्री काउंसिल बना ली है और गालिबोफ को ही इस्लामाबाद में अमेरिका के JD वेंस के साथ बातचीत लीड करने का जिम्मा सौंपा गया है। पर एक मिनट, अगर सेना यानी IRGC के पास ही असली ताकत है तो वो मार्शल लॉ क्यों नहीं लगा देते? एक कोमा वाले लीडर को ढाल बनाने की क्या जरूरत है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब ईरान के पूरे सिस्टम में छुपा है। ईरान एक धर्मतंत्र है।
अगर आईआरजीसी मार्शल लॉ लगाती है तो वो अपनी धार्मिक वैधता खो देंगे। अच्छा, तो जनता भड़क जाएगी। बिल्कुल, जनता पहले से ही गुस्से में है, तो आईआरजीसी मुजत्तबा खामेनेई की छवि को बस एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि दुनिया को लगे कि सब कुछ स्थिर है। इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहा हूँ। हाँ, वहाँ ईरान ने बड़े पैमाने पर माइंस बिछा दी हैं और उनका एक नया वेसल इंफॉर्मेशन डिक्लेरेशन सिस्टम आ गया है, जिसने समुद्री रास्ते को करीब करीब पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। अब किसी भी मालवाहक जहाज को वहां से गुजरने के लिए अपनी पूरी जानकारी और नेविगेशनल कंट्रोल आईआरजीसी को सौंपना पड़ता है। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने आपके शहर के सबसे बड़े हाईवे पर अपना खुद का टोल बूथ लगा दिया हो और सारा ट्रैफिक रोक दिया हो। एकदम सही उदाहरण है। और इसका असर देखिए कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के पार चला गया है। रोजा एंड रूबिनी की रिपोर्ट के हिसाब से 15 मिलियन बैरल क्रूड और 5 मिलियन बैरल रिफाइंड तेल रोज बाजार से गायब हो रहा है। हो। जी हाँ, सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है। पर ईरान केवल अमेरिका या इजराइल को निशाना नहीं बना रहा है। स्रोतों के अनुसार उसने जीसीसी देशों को भी निशाना बनाया है। बहरीन के पानी वाले प्लांट पर हमला हुआ है और ओमान के बंदरगाहों पर भी। ये असिमेट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा है। ईरान अमेरिका से सीधे लड़ने के बजाय उसके सहयोगियों पर वार कर रहा है ताकि अमेरिका पर दबाव बने कि वो ईरान की शर्तें मान ले। ये तो सीधा रणनीतिक ब्लैकमेल है। पर इसमें चीन कहाँ है? वो तो ईरान का इतना बड़ा व्यापारिक साझेदार है, वो इतना शांत क्यों है? देखिए, अगर हम बड़े परिदृश्य को देखें तो चीन की कूटनीति पूरी तरह से लेन देन पर टिकी है। उन्हें इस युद्ध का कोई शौक नहीं है। वो खुद इस नाकेबंदी से बहुत परेशान है। क्योंकि उनका अपना तेल भी तो वहीं से आता है। उनकी अर्थव्यवस्था तो उस पर टिकी है। एकदम सही। और अभी ट्रंप और शी जिनपिंग की बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, तो वो अमेरिका से सीधे टकराव मोड़ नहीं लेना चाहते। वो बस तूफान गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, पर दूसरी तरफ CIA की रिपोर्ट कहती है कि ईरान की खुद की अर्थव्यवस्था इस नाकेबंदी में मुश्किल से 4 महीने और टिक पाएगी। 4 महीने? हो। और जब अर्थव्यवस्था इस तरह से कुड़ती है ना, तो सबसे ज्यादा मार आम इंसान पर पड़ती है। मुबारके स्टील कंपनी पर जो मिसाइलें गिरी, उसने तो उत्पादन पूरी तरह ठप कर दिया। जी हाँ, इस्फहान की ये सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी। 27,000 कर्मचारियों का भविष्य पूरी तरह से दांव पर लग गया है। 27,000 लोग, और उनकी सैलरी तो शायद न्यूनतम मजदूरी पर आ गई है ना। जो कुशल इंजीनियर पहले 100 मिलियन तोमान कमाते थे, वो अब पेट पालने के लिए राइड हेलिंग एप्स पर कैब चलाने को मजबूर हैं। क्या बात कर रहे हैं? इतने पढ़े लिखे लोग कैब चला रहे हैं? ये सुनकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बात सिर्फ आर्थिक तबाही की नहीं है। नेट ब्लॉक्स की रिपोर्ट बताती है कि देश में पिछले 69 दिनों से इंटरनेट ब्लैकआउट चल रहा है। 69 दिन? ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। वो अपना खुद का एक नियंत्रित नेटवर्क बना रहे हैं। और शायद इसीलिए स्रोतों में ये भी जिक्र है कि तालिबान और ईरान मिलकर एक नया सर्विलांस ऐप बना रहे हैं ताकि सीमा पर लोगों की जासूसी की जा सके। बिल्कुल, सरकार अपने ही लोगों के गुस्से से डर रही है। और इतना ही नहीं, जर्मनी और यूरोप में ईरान द्वारा प्रशिक्षित समूहों ने विरोध प्रदर्शन करने वालों और यहूदी संस्थानों पर भी हमले किए हैं। तो अगर आंतरिक संकट इस हद तक पहुंच चुका है, लोग कैब चलाए हैं और सरकार को जासूसी करनी पड़ रही है, तो क्या इस भयंकर घरेलू दबाव के कारण आईआरजीसी झुकेगी या फिर वो और ज्यादा आक्रामक हो जाएगी? देखिए, इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ईरान का इतिहास बताता है कि जब अंदरूनी दबाव बढ़ता है तो सत्ता उस गुस्से को बाहरी दुश्मनों की तरफ मोड़ देती है। मतलब वो पीछे नहीं हटेंगे? बिल्कुल नहीं। ये इंटरनेट ब्लैकआउट और सर्विलांस तंत्र इसी बात का सबूत है कि शासन अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने एक अचरज भरी कूटनीति से सीज फायर करवाया, ईरान का सुप्रीम लीडर गायब है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद है जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरे में है, और ईरान के आम नागरिक अपने ही देश में पिस रहे हैं। हाँ, और हमने इन सभी रिपोर्टों और कड़ियों को बिना किसी पक्षपात के सिर्फ तथ्यों के आधार पर जोड़ने की कोशिश की है। बिल्कुल। पर जाते जाते मेरे दिमाग में एक बहुत ही अहम सवाल आ रहा है जो इन खुफिया फाइलों में सीधे तौर पर शायद ना लिखा हो। वो क्या? आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से दुनिया तेल के लिए परेशान है, कीमतें आसमान छू रही हैं। पर अगर ये नाकेबंदी और कुछ महीनों तक लंबी खिंच गई तो क्या होगा? मतलब आप कह रहे हैं कि इसका कोई स्थायी असर होगा? हाँ, क्या दुनिया हमेशा के लिए तेल पर निर्भरता छोड़ने को मजबूर हो जाएगी? क्या ये संकट हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ धकेल देगा?
क्योंकि रोजा एंड रूबिनी की रिपोर्ट में चीन के विद्युतीकरण का जिक्र तो किया ही गया है। बिल्कुल। तो क्या ये युद्ध अनजाने में ही सही तेल आधारित अर्थव्यवस्था के अंत की सबसे बड़ी शुरुआत बन सकता है? ये वाकई एक बहुत ही विचारणीय सवाल है। इतिहास शायद इस घटना को सिर्फ एक युद्ध की तरह ना देखे, बल्कि उस मोड़ के रूप में याद रखे जहां से दुनिया ने तेल को पीछे छोड़ने का फैसला किया। एकदम सही। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन को यहीं खत्म करते हैं।